बोन ट्यूमर्स का जो इंसिडेंस हम कहते हैं कि कितने बच्चों में ये देखा जाता है, 10,000 में से एक बच्चे में ये पाया जा सकता होता है। बोन ट्यूमर जिसे मैं आम भाषा में कह दूं कि हड्डी की कोई गांठ या स्वेलिंग जिसे हम कह सकते हैं, जो हड्डी से ही उत्पन्न हो रही है। इनिशियल स्टेजेस में जो बच्चे हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें दर्द हो रही है हड्डी के किसी एक हिस्से में। ज़्यादातर कई बारी जो पेरेंट्स हैं वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं सोच के कि बच्चे को चोट लग गई होगी। बोन कैंसर्स भी देखे जा सकते होते हैं। बोन कैंसर जब डिटेक्ट होता था एडवांस स्टेज में तो उसको कट कर देते थे हम कि, और एक प्रकार से पेशेंट्स हमारे विकलांग हो जाते थे, हैंडीकैप हो जाते थे कि दे हैव टू लूज देयर लिम्ब। इन द पास्ट 15 टू 20 ईयर्स हमारी सर्जिकल टेक्निक्स में इतनी एडवांसमेंट्स आई हैं कि वी कैन एक्चुअली जो बीमारी वाला हिस्सा है उसको केवल हम निकाल सकते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली बीमारी, बड़ों में भी होती है ये। अगर बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनकी हड्डियों में कहीं, शरीर की किसी भी हड्डी में दर्द हो रहा है और बार बार शिकायत करें तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। इसकी वजह क्या है आगे हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। डॉक्टर जगनदीप विर्क हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। ट्यूमर और कैंसर में फ़र्क क्या होता है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जिससे ये पता चल सकता है कि ये अगर बच्चा ये दर्द की शिकायत कर रहा है तो वो बोन ट्यूमर हो सकता है। बिल्कुल। सो जब हम बोन ट्यूमर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ी रेयर एंटिटीज़ होती हैं, मतलब इतनी आम ये नहीं पाई जाती। तो बोन ट्यूमर्स का जो इंसिडेंस हम कहते हैं कि कितने बच्चों में ये देखा जाता है, 10,000 में से एक बच्चे में ये पाया जा सकता होता है। इसके अगर हम लक्षण की अगर बात करें तो इनिशियल स्टेजेस में जो बच्चे हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें दर्द हो रही है हड्डी के किसी एक हिस्से में। ज़्यादातर चाहे वो जांग की हड्डी हो, हमारी पैर की हड्डी हो, टांग की हड्डी हो या बाजू की हड्डी हो, तो वो एक निरंतर बताते रहते हैं कि हमें पेन हो रही है। दिन प्रतिदिन वो कहते हैं वो पेन बढ़ती जा रही है। कई बारी जो पेरेंट्स हैं वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं सोच के कि बच्चे को चोट लग गई होगी, खेलते हुए गिर गया नीचे होगा गिर कहीं। गया होगा। या समटाइम्स क्योंकि ये ग्रोइंग एज ग्रुप में हो रही होती है, उन्हें लगता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग पेन्स। जैसे वो कहते हैं कि बच्चे की हाइट इंक्रीज हो रही है तो हड्डी में मे बी उसके कारण दर्द हो रही है। बट इसमें समझने वाली ये बात है मैम कि यदि बच्चा बता रहा है कि निरंतर मुझे वो पेन रह रही है, और जैसे हम कहते हैं बच्चे पन के बड़े सच्चे होते हैं, तो वो फेक नहीं करेंगे कभी भी वो सिम्टम्स को। क्या दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा होता है सो या नॉर्मल पेन होती दे है? आर सम बोन ट्यूमर्स। बोन ट्यूमर जिसे मैं आम भाषा में कह दूं कि हड्डी की कोई गांठ या स्वेलिंग जिसे हम कह सकते हैं, जो हड्डी से ही उत्पन्न हो रही है। दिख ठीक भी है रहा होता है? ना, फील हो सकता होता है, जिसे हम पैल्पेबल स्वेलिंग कहते हैं कि अगर हम समझो कि बाजू की हड्डी से वो ग्रो कर रही है चीज़, तो हम अगर वहाँ पे हम हाथ लगाएं उस जगह पे तो हम फील कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, और हार्ड स्वेलिंग है क्योंकि वो हड्डी की ही स्वेलिंग होती है। तो जो नॉर्मली बोन की जो स्वेलिंग्स होती हैं वो भी हमें हार्ड ही महसूस होती हैं, सख्त महसूस होती हैं। तो ये उसका दूसरा मोस्ट सिम्टम। कॉमन लक्षण या सिम्टम होता है पैल्पेबल स्वेलिंग। ठीक है ना। तो इसमें यदि बच्चा अगर कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे निरंतर पेन चल रही है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में। ठीक है ना। अगर नॉर्मल पेन किलर की मेडिसिन से भी वो सबसाइड नहीं कर रही है पेन, या पेन किलर की दवाई लेने पे कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है लेकिन जब उसका असर ख़त्म होता है फिर दोबारा दर्द वापस लौट के आ जाती है, सो उस सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसको डॉक्टर को दिखाएं, उसे नज़रअंदाज ना करें। एंड इस सिचुएशन में जो भी उनके निकट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उनको जाके मिलें। ठीक है ना। वो जांच पड़ताल करेंगे, उसको क्लिनिकली बच्चे को देखेंगे, पूछेंगे हिस्ट्री क्या है, और यदि उनको सही लगता है तो उसमें एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे। उस पार्ट का वो एक्सरे कराएंगे जिस पार्ट में भी बच्चा दर्द बता रहा है। एक्सरे में कई बारी थोड़ा डाउट पता लग जाता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कि या ये ऑर्थोपेडिक नॉर्मल दर्द नहीं के है। नॉर्मल दर्द नहीं है, कोई गांठ हड्डी के अंदर नज़र आ रही है। यदि ऐसा है तो जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं,
वो एक थोड़ी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई। सो इन इमेजिंग पे या इन्वेस्टिगेशंस पे कोई भी ऐसी अगर दिक्कत बच्चे को बन रही है, इनिशियल स्टेजेस पे है, तो वो बड़ी क्लियर हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली फिर आगे उसको मैनेज किया जा सकता है। तो अगर बच्चा डायग्नोज होता है कि ये ट्यूमर है, हाँ जी। तो फिर आगे इलाज क्या होता है? देखो मैम, इसके अंदर ऐसा रहता है कि जो हमारे जनरल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स रहते हैं, ऑल्दो हमारी जो बेसिक ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग रहती है, जब हम अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, तो हमें थोड़ा एक्सपोजर होता है कि इनको मैनेज कैसे करना है। बट एक्चुअल जो सही मैं कहूँ एक प्रकार से जो सुपर स्पेशलिस्ट या सुपर सब स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, वो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन्स होते हैं। जो आप हैं। जो मैं आई एम एन ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यूजुअली जो हमें भी बच्चे आते हैं, पेशेंट्स आते हैं मुझे, वो यूजुअली रेफर्ड ही होते हैं बाय जनरल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स एंड सर्जन्स की। हमने एक बच्चा हमारे पास इस कंप्लेंट्स के साथ आया था, हमने एक्सरेज कराए, एक सीटी स्कैन कराए, एमआरआई कराए, तो उसमें हमें बोन ट्यूमर का सस्पिशन हो रहा है, शक पड़ रहा है, तो आगे आप इसे मैनेज करिए। सो इसमें रेफरिंग टू द राइट डॉक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट इटसेल्फ का। क्योंकि जब हमें ऐसा एक बच्चा रिसीव होता है जिसको ये दिक्कत, हमें सस्पिशन लग रही है इसके अंदर, सो इसमें जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो यूजली की जाती है वो है बायोप्सी। बायोप्सी आई एम श्योर सबने सुना होगा, आपने भी इसके बारे उसी में से पता पता होगा। चलता है हाँ, कि ये सो ट्यूमर है या कैंसर। बिल्कुल। अच्छा, एक अब यहाँ पे एक ट्यूमर और कैंसर क्या एक ही चीज है या डिफरेंट चीज है? दे आर डिफरेंट मैम। ट्यूमर एंड कैंसर को समटाइम्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी को, बट अगर मैं समझाने की बात करूं तो ट्यूमर यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं किसी बिनाइंग स्वेलिंग के साथ जिसमें फैलने की क्षमता नहीं है, और जिसका कोई रिस्क भी नहीं, कोई जिसमें खतरा नहीं है। कोई लाइफ का हमें खतरा नहीं है, कि ये शरीर के दूसरे अंगों में, चाहे वो फेफड़े हों, हमारी दूसरी हड्डियां हों, उसमें कहीं फैलेगा नहीं है। तो रहेगा वहीं पर ही। समय के साथ साथ इसका साइज इंक्रीज कर सकता है, हड्डी को कमज़ोर कर सकता है, टू अ पॉइंट की हड्डी फ्रैक्चर भी हो सकती है हमारी, दर्द कर सकता है निरंतर, बट कहीं ये फैलेगा नहीं। सो उसे हम ट्यूमर की गांठ या ट्यूमर की स्वेलिंग या रसोली जिसे हम कहते हैं, उसे हम ट्यूमर मानते हैं। कैंसर ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं तो बोन कैंसर्स भी देखे जा सकते होते हैं, ऑल्दो रेयर होते हैं, कम पाए जाते हैं, बट देखे जा सकते होते हैं। तो इनमें कोई क्षमता होती है कि दे कैन स्प्रेड इन द बॉडी अगर इनको हम टाइमली मैनेज ना करें। ये शरीर के दूसरे अंगों में, चाहे हमारे फेफड़े हों, दूसरी कोई हड्डी हो, उसमें इसके सेल्स जो हैं वो जा सकते होते हैं, एंड दे आर रिस्क टू लाइफ इज देयर अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज ना करें। सो जब पता चलता है, बायोप्सी के बाद पता चलता है कि बिल्कुल। कैंसर है, बिल्कुल। तो ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी, बड़ों में हड्डियों भी। में, हड्डियों का बिल्कुल। कैंसर। तो बिल्कुल। बड़ों में भी सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं वो सेम होते हैं? लगभग सेम होते हैं। यहाँ पे ना एक मैं आपको चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि बोन कैंसर की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी बोन कैंसर जिन्हें हम कहते हैं। उसका मतलब ये है कि वो बोन कैंसर हड्डी से ही उत्पन्न हो रहा है, मतलब प्राइमरली वो हड्डी का ही कैंसर है, जिन्हें हम सार्कोमास भी कहते हैं। ओके। प्राइमरी बोन कैंसर को हम एक शब्द दिया गया है सार्कोमास, तो सार्कोमास का मतलब होता है हड्डी का कैंसर। ये ज़्यादातर बच्चों में और ग्रोइंग एज ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे इनके कुछ नाम होते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा। थोड़े बड़े बच्चों में या अडल्ट्स में एक बीमारी है कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो ये प्राइमरली हड्डी के ही कैंसर होते हैं जो हड्डी से ही उत्पन्न करते हैं। एक हमारे बोन कैंसर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी बोन कैंसर या बोन मेटास्टेसिस। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को किसी और अंग का कैंसर है, चाहे वो फेफड़े का है, महिलाओं में ब्रेस्ट का हो सकता है, मेल्स में गदूद का हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, तो किडनी का हो सकता है, किसी भी और अंग का कैंसर है जिसके सेल्स जो हैं वो हड्डियों में चले गए हैं, उस चीज़ को हम बोन मेटास्टेसिस या सेकेंडरी बोन कैंसर कहते हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो ज़्यादातर 40-45 साल की उम्र के बाद वो देखे जाते हैं। राइट। सो लक्षण की अगर बात करें तो दोनों में लगभग सेम ही होते हैं।
हड्डियों में दर्द होगा, हड्डी में दर्द होगा, सूजन होगी, सोजिश कोई होगी, पर्टिकुलर हड्डी के ऊपर ही। बिल्कुल। एंड समटाइम्स सेकेंडरी बोन कैंसर या बोन मेटास्टेसिस में स्वेलिंग नहीं महसूस होती पेशेंट्स को, बट हाँ पेन निरंतर एक उनको चलती रहेगी किसी एक हड्डी में। एंड उस लक्षण को ओवरलुक नहीं करना चाहिए सो जब कह भी रही हम। हूँ मैसेज ये है कि अगर बच्चे या बड़े किसी की भी हड्डी में लगातार दर्द किसी पर्टिकुलर एरिया पर यस, है तो ज़रूर आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करें। नज़रअंदाज ना। जब ये डायग्नोज होता है कि कैंसर, हड्डी का कैंसर है, तो क्या फिर उसका सर्जरी से इलाज होता है? इलाज कैसे करते हैं आप? सो जैसे मैंने आपको बताया कि बायोप्सी में हमें क्लियर हो जाता है पहले, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। बायोप्सी भी जो है आजकल वो एक नीडल के माध्यम से की जाती है, कोई लंबे चीरे या कोई चीट फाड़ वाली चीज़ नहीं होती है, सिंपल नीडल से थोड़ा उसका टुकड़ा लेके जांच के लिए भेज देते हैं हम। एक बार हमें कैंसर का डायग्नोसिस क्लियर हो जाए या ट्यूमर जो भी चीज़ है, तो यदि तो ट्यूमर आता है कि सिंपल रसोली या गांठ है, तो उसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी हमारी हड्डी की गांठें हैं उनमें सर्जरी एक प्रकार से अनिवार्य होती है, कोई भी ऐसी गांठ जो हमें दिक्कत दे रही है ज़्यादा, तो अच्छा, ट्यूमर हो और गांठ हो तो आप उसे निकाल देते हैं? उसे हम निकाल देते हैं, उसको हम सर्जिकल एक्सीजन कहते हैं। सो बट इसमें ना ये समझने वाली बात भी है कि कुछ हमारे जो हड्डियों की गांठें होती हैं वो सिस्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम बोन सिस्ट्स कहते हैं। बार बार फिर हो जाती है? नहीं, उसमें क्या है कि वो हार्ड नहीं होती है, हड्डी के स्थान पे वहाँ पे लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, हड्डी नरम हो जाती है उस हिस्से में, वो हड्डी क्रैक कर सकती होती है या फ्रैक्चर हो सकती है, उन्हें हम बोन सिस्ट कहते हैं। यानी कि हड्डी फ्रैक्चर का खतरा रहता है, इसलिए आप उसकी सर्जरी करके उसका। उसके सर्जरी करके या तो हम उसे निकाल देते हैं, या कई प्रोसीजर्स हमारे पास आजकल काफ़ी हमारे एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं सर्जिकल एरिया में, तो कई बारी हम उनको अंदर ही सुखा देते हैं। जैसे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट करके एक गांठ होती है जिसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं स्क्लेरोथेरेपी, तो उसके अंदर हम एक इंजेक्शन डालते हैं गांठ के अंदर ही, सिस्ट के अंदर ही जो हड्डी के अंदर होती है, उसे हम वहीं पे जो है एक प्रकार से स्क्लेरोज कर देते हैं या हार्ड कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। राइट। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हम एक ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा नामक बीमारी होती है, वो बड़ी पेनफुल होती है, वो हड्डी की एक गांठ होती है जो बहुत ज़्यादा पेन, खास करके रात के समय बच्चों में पेन करती है। तो उसके लिए भी आजकल एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। तो उसको हम, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो जैसे लेज़र से होता है, तो उसमें सीटी स्कैन की मशीन में उस गांठ तक हम जाते हैं, उस एक प्रोब हमारे पास एक यंत्र होता है, उसको डालते हैं, उसको वहीं पे हम बर्न कर देते हैं या अब्लेट कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स अंडर एनेस्थीसिया किए जाते हैं कंफर्टेबली, चाहे बच्चों में हो चाहे अडल्ट्स में हो। तो मोर और लेस इनके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। क्योर रेट इनका बहुत अच्छा होता है, ऑलमोस्ट 100% जो है। अच्छा, मतलब दोबारा तो नहीं होता फिर देखो, सर्जरी के बाद? अगर सही प्रकार ट्यूमर। बिल्कुल, अगर सही प्रकार से उसकी सर्जरी की गई है अगर, तो दे आर वेरी लेस चांसेस कि वो दोबारा वहाँ पर चीज़ बने। कुछ हमारे बोन ट्यूमर्स होते हैं जिसे हम जायंट सेल ट्यूमर, एक हमारा एक वैरायटी है ट्यूमर्स की जिसे हम जीसीटी कहते हैं, जायंट सेल ट्यूमर कहते हैं। उसमें क्षमता होती है बार बार वहीं पर वापस उस बीमारी के आने का, बट यदि उसका अगर किसी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट ने सही टेक्निक से किया गया है उसका ऑपरेशन, तो उनके हाथों में ये ऑपरेशन बड़े सेफ होते हैं। तो और अगर कैंसर हो तो फिर क्या इलाज आप करते हैं? और सो उसमें भी कैंसर, स्टेजेस होती हैं? बिल्कुल। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पहले तो हमें मैम ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सा स्टेज है। तो उसके लिए आजकल एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसे हम पेट सीटी कहते हैं, होल बॉडी पेट सीटी स्कैन, कि पूरे शरीर का हेड टू टो तक एक स्कैन कर लिया जाता है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि जो कैंसर हमने डायग्नोस किया है केवल वो एक ही हड्डी में है कि शरीर के दूसरी किसी स्थान पे भी नज़र आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली उसको हम स्टेज कर देते हैं बीमारी को। अगर तो एक ही हिस्से में है तो उसे हम स्टेज 1 या स्टेज 2 की हड्डी से ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है कि मांसपेशियों में, आसपास की मांसपेशियों में वो चीज़ जा रही है, तो उसे हम स्टेज 2 स्टेज कर देते हैं। यदि उसके कुछ सेल्स या वो बीमारी हमें फेफड़ों में नज़र आ रही है या और किसी हड्डी में नज़र आ रही है, उसको हम फिर स्टेज 3 या स्टेज 4 अकॉर्डिंगली हम उसको स्टेज करते हैं। तो जो इसकी जो मैनेजमेंट है बोन कैंसर की, अकॉर्डिंग टू द स्टेज की जाती है। अगर उस बच्चे ने या अडल्ट ने जिसको भी ये दिक्कत आ रही थी इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट कर लिया है, विद इन 2-3 मंथ्स दे हैव गॉट इट डायग्नोस्ड और उसकी जांच पड़ताल हो गई है, तो नॉर्मली ये स्टेज 1 या स्टेज 2 वाली बीमारी ही होती है। ओके।
अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किए हैं अपने सिम्टम्स, बड़े लंबे समय से दिक्कत चल रही थी, उसका कोई इलाज शुरू नहीं कराया है, उस सिचुएशन में स्टेज 3 या स्टेज 4 पे बीमारी हमें डायग्नोस हो सकती है। बट स्टेज 1 स्टेज 2 में जब ये बीमारी पकड़ी जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा होता है। इसमें जो बोन कैंसर्स होते हैं जिन्हें हम सार्कोमास कहते हैं, इनमें कीमोथेरेपी का भी रोल रहता है, सर्जरी का भी रोल रहता है, और कुछ केसेस में रेडिएशन थेरेपी या जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं या आम भाषा में जिसे हम सेका कहते हैं, उसका भी रोल रहता है इसके जान अंदर। को कितना खतरा होता है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। अगर तो हमने अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर ली है प्रॉब्लम और हम सही ट्रीटमेंट अगर कराएं, जैसे हमें डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि अभी कीमो होगी, अभी सर्जरी होगी, अभी रेडिएशन थेरेपी होगी, आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी होती है, कभी कभी वो 6 से 8 महीने, कभी साल 1.5 साल भी चलती है। बट अगर यदि ये बच्चे या अडल्ट पूरी ट्रीटमेंट कराएं तो क्योर रेट इज़ ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 75 to 80%। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी है और वो सही ट्रीटमेंट कराएं तो 75 से 80 जो लोग हैं वो बिल्कुल इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, और जितनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नॉर्मल एक व्यतीत करेंगे अपनी लाइफ। राइट। 20 to 25% even after taking the whole treatment may have some problem in the future, चाहे जैसे वो ट्यूमर वापस या कैंसर हमारे वापस आ सकता है, ठीक है ना, तो कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आ सकती होती है। बट अगर हम इसे बाकी कैंसर्स से कंपेयर करें, ऑल्दो कैंसर होना एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है किसी के लिए भी, कैंसर शब्द कैंसर सुनते के ही नाम घबरा सुनते ही जाते डर हैं, लगता है। पूरी फैमिली जो है यस। वो दे गेट वेरी एंशियस। बट जब हम इसको बाकी बीमारियों से या पर्टिकुलरली कैंसर से कंपेयर करते हैं तो इसमें जो क्योर रेट है इट इज़ वेरी गुड। अच्छा। और क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादातर या ग्रोइंग एज ग्रुप में पाए जाते हैं, उनकी फाइटिंग कैपेसिटी या हीलिंग कैपेसिटी शरीर की बहुत अच्छी होती है। सो इन माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी आई हैव सीन कि जितने भी बच्चे जिन्होंने मैंने ट्रीटमेंट किया है, सर्जरीज की हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी नॉर्मल सकते जी हैं, रहे हैं चल आज। फिर रहे हैं बिल्कुल। सो और बिल्कुल आजकल ठीक है। ये हम सर्जरीज करते हैं जिन्हें हम लिम्ब सैल्वेज या लिम्ब प्रिजर्वेशन सर्जरीज कहते हैं। आज से लगभग 15-20 साल पहले बोन कैंसर जब डिटेक्ट होता था एडवांस स्टेज में कि बहुत उसका साइज़ बड़ा हो गया है, हमारी बाजू फूल गई है या टांग फूल गई है, तो उसको कट कर देते थे हम कि, और एक प्रकार से पेशेंट्स हमारे विकलांग हो जाते थे, हैंडीकैप हो जाते थे कि दे हैव टू लूज देयर लिम्ब, कि बाजू निकालनी पड़ेगी या टांग निकालनी पड़ेगी हमें। बट इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स हमारी सर्जिकल टेक्निक्स में इतनी एडवांसमेंट्स आई हैं, हमारी इमेजिंग मोडालिटीज़ लाइक एमआरआई इतने हाई एंड हो चुके हैं कि वी कैन एक्चुअली जो बीमारी वाला हिस्सा है उसको केवल हम निकाल सकते हैं। टांग या बाजू जहाँ पर भी ये कैंसर स्थित होता है उसको हम उस बचा अंग को सकते, उस अंग को कट काटने की करने की जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं होती है। होती है। और ऑब्वियसली वहाँ पे हमने एक पीछे डिफेक्ट छोड़ दिया है, जब हमने वो कैंसर निकाली है, कैंसर वाली हमने हड्डी निकाली है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते होते हैं विथ मेटल प्रोस्थेसिस। अच्छा। या आजकल एक कस्टमाइज्ड या 3D इम्प्रिंटिंग का बड़ा आजकल चलन है। उसमें क्या है कि उसी ही ज्योमेट्री, साइज, शेप की हम हड्डी जैसे ओरिजिनली थी बच्चे की, हम वो फिट कर सकते होते हैं। सो ये आजकल साइंस ने इतनी तरक्की बिल्कुल वो कर आजकल ली है रेडीली अवेलेबल है। और ये आप कर रहे हैं बच्चों बिल्कुल के कर रहे हैं, साथ हाँ। और बड़ों के साथ भी ये हो बिल्कुल रहा है। मैम। सो यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो बच्चे जिनका मैंने आज से आप मान के चलो 6-7 साल पहले ऑपरेशन किए थे इनके सार्कोमास के या बोन कैंसर्स के, आज की डेट में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मासिस्ट है, ठीक है ना, समबडी इज डूइंग नर्सिंग, सो दे हैव गॉट बैक टू नॉर्मल देयर लाइफ वो नॉर्मल जी रहे रूटीन हैं। एक्टिविटी। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो एक नॉर्मल लाइफ अपनी व्यतीत कर रहे हैं। जाने से पहले, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, कोई आप कुछ टिप्स या मैसेज कुछ देना चाहें? कुछ बातों का ख्याल रखें पेरेंट्स, अगर बच्चों में कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि ओवरलुक ना करें सिम्टम्स को, इफ़, क्योंकि मैनी अ टाइम्स क्या होता है, कुछ बच्चे बताते भी नहीं हैं। कुछ होते हैं कि इनहेरेंटली उनमें ही वो सहनशीलता ज़्यादा होती है, छोटी मोटी चोट का वो परवाह नहीं करते हैं। बट यदि अगर बच्चा कंप्लेंट कर रहा है, चाहे वो खेलने के बाद वापस आया है कि मेरे टांग में यहाँ पे दर्द हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको अपने निकट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर
मैं और ये भी बताना चाहूँगा कि इनिशियल स्टेजेस में जब प्रॉब्लम होती है बोन ट्यूमर की, तो वो इवन एक्सरेज पे या बाय एन एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी उसको मिस कर सकते होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हमें सस्पिशन थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। सीटी एमआरआई इमेजेस आजकल हर जगह ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, छोटे शहरों में भी हैं, हमें करानी चाहिए। और अगर उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन जो भी उनके निकट हैं उनको संपर्क ज़रूर करना समय चाहिए, पर समय पर संपर्क करना करें चाहिए। ताकि बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल।